हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के बाद जो श्रिम्प रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें जो नई बढ़ोतरी भारत को मिलेगी, उस चर्चा के बारे में। श्रिम्प एक भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फूड एक्सपोर्ट आइटम है और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का 70 से 75% जो टोटल मरीन एक्सपोर्ट की अर्निंग है, वो आज केवल श्रिम्प एक्सपोर्ट से ही आती है। इस एक्सपोर्ट से अगर हम देखें तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आज श्रिम्प एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी आगे पाए जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रिम्प एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जिससे कि बहुत सारे लोगों की आमदनी भी भारत में जुड़ी है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि श्रिम्प एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी सेंसिटिव प्रोडक्ट है। क्वालिटी सेंसिटिव प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार के रेगुलेशंस की आवश्यकता होती है, उन रेगुलेशंस को यदि फॉलो ना किया जाए, तो श्रिम्प के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती हैं और इसकी वजह से बहुत सारी सप्लाई चेन्स जो भारत में हैं, वो भी अफेक्ट हो सकती हैं। भारत की श्रिम्प एक्सपोर्ट की अगर हम चर्चा करें, तो 2014 से यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लेवल पर बहुत सारे इश्यूज उठ रहे थे। भारत बड़े लंबे समय से यूरोपियन संघ में अपने श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट करता था। इनके बावजूद यूरोपियन संघ ने इनिशियली तो कोई इशू था नहीं, बट ग्रेजुअली जैसे-जैसे उन्होंने कुछ नए रेगुलेशंस बनाए, उसके बाद उन्होंने भारत को श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ कंप्लेंट्स देनी शुरू करी। उनके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स थे जिसके तहत उन्होंने ये बात बोलनी शुरू करी कि पहली बात, हमें आज की डेट में इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि श्रिम्प जिन फार्म्स में भारत आज की डेट में एक्वाकल्चर के तहत कर रहा है ग्रो, उनकी वाटर क्वालिटी क्या है। अब ये एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस था क्योंकि भारत में भी वाटर क्वालिटी को लेके किसी प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमने सेट नहीं किए हुए थे। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हमारे यहाँ पर एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व श्रिम्प एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कर रहे थे, श्रिम्प को बड़ा करने के लिए। अब ये भी चीज़ एक बहुत प्रकार की प्रॉब्लम थी जब हमने यूरोपियन संघ में इस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की बात करी। इसके साथ-साथ जो वाटर हाइजीन था, जो कि वाटर फार्म्स में आज की डेट में वाटर क्वालिटी के स्पेसिफिकली चाहिए था, उसके बारे में भी यूरोपियन संघ ने क्वेश्चंस रेज़ करे और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बोला कि श्रिम्प के जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी जिस प्रकार के हाइजीन प्रोटोकॉल्स हैं, हमें भारत या तो उसके बारे में जानकारी दे, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी श्रिम्प ही हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब यहाँ पर क्योंकि भारत में किसी भी प्रकार के 2014 से पहले इन प्रकार के स्टैंडर्ड्स को नहीं बनाया गया था और भारत एक एड हॉक बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहा था, तो खमियाजा ये हुआ कि 2015 में जब ये ग्रीवेंसेस फाइनली आने लगी, उसकी देख-रेख की वजह से, उसके इश्यूज़ की वजह से अनफॉर्च्यूनेटली भारत में ये श्रिम्प के जो एक्सपोर्ट्स थे, ये अफ़ेक्ट होने लगे। अब ये एक्सपोर्ट्स इस तरीके से अफ़ेक्ट होने लगे कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई पॉलिसी थी, ना ही हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स थे। तो यहाँ पर अनफॉर्च्यूनेटली ये हुआ कि भारत की सरकार के लिए भी एक ये पॉलिसी ब्लाइंड का सिचुएशन था कि ऐसे एड हॉक बेसिस पे चीज़ें अभी तक कैसे चल रही थी। और सिचुएशन तो इस प्रकार की आगे बढ़ती गई कि आप सोचिए कि 2016-17 तक परिस्थिति ये हो गई कि यूरोप ने भारत को थ्रेटन किया कि हम आपको येलो कार्ड इशू करेंगे, जो कि एक स्टेप होता है पहले बिफोर प्रोहिबिटिंग द इंपोर्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ कमोडिटी। अब भारत की सरकार को ये चीज़ समझ आ गई कि देखिए, जो पुरानी सरकारों की गलती थी कि जिसके तहत उन्होंने किसी भी तरीके से कोई स्टैंडर्ड्स यहाँ पर डेवलप नहीं किए थे और हमारे यहाँ से एड हॉक बेसिस पर अगर एक्सपोर्ट हो रहा था, तो ये चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। 2016-17 में जब ये येलो कार्ड का भी इशू आया, उसके बाद भारत ने एक चीज़ का निर्णय डेफिनेटली ले लिया और निर्णय ये लिया कि यदि हमें अपने एक्वाकल्चर को बढ़ाना है और एक्वाकल्चर के तहत अगर हमारे को मान लीजिए कि अपनी एक मरीन एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं हमें चीज़ों को रेक्टिफ़ाई करना पड़ेगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में 2017 से भारत की सरकार ने एक अग्रेसिव लेवल पर एक इंटरनल कमेटी बिठाकर अगले 2 साल इस इंटरनल कमेटी को बोला कि आप केयरफुली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को समझिए और तुरंत जो है वो रिपोर्ट को सौंपिए, ताकि जो-जो लेवल पर अगले 2 साल के अंदर कार्य हमें करने हैं इम्प्रोवाइज़ेशन को लेकर, वो इंस्टेंट लेवल पर होते रहें। एक बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत बैठी। इस कमेटी ने
रिकमेंडेशंस देने चालू करे। इन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें जो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग श्रिम्प्स को लेके किया जाता है, उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं जिसको लेकर यूरोपियन संघ के कंट्रीज़ ने कंप्लेंट की है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पर हमें मॉडर्न टेस्टिंग सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, जिसके तहत ये इंश्योर किया जाए कि कहीं न कहीं जो वाटर क्वालिटी है वो मेज़रेबल हो। और सबसे बड़ी बात हमने ये एक अंडरस्टैंडिंग करी जो कमेटी ने बताई कि जो यूरोपियन संघ है, यदि उनके आज की डेट में हाइजीन प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, तो उनके हाइजीन प्रोटोकॉल्स के लिए आप उनके लोगों को भारत लाइए और भारत लाकर उनको बोलिए कि आप बताइए कि आपके क्या हाइजीन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। करते-करते चीज़ें इस प्रकार से ओवरनाइट चेंज होने लगी कि आप सोचिए कि 2021 तक भारत ने अपने जो पूरे के पूरे यहाँ पर क्वालिटी रेगुलेशन सिस्टम था श्रिम्प को लेकर, उसको ओवरहॉल कर दिया। और इस प्रकार से ओवरहॉल किया कि जो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल था भारत का, जिसके तहत प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने से पहले सर्टिफिकेशन मिलता था, उसको मॉडर्नाइज्ड लैब्स मिली। इसके साथ-साथ मॉनिटरिंग सिस्टम बना एंटीबायोटिक्स को लेके, जो कि एक इंटरनेशनल स्तर को लेकर यहाँ पर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बना। और तीसरा, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत नीति आयोग की मदद लेकर स्टेट्स ने जितने भी रेगुलेटेड फार्म्स थे, जहां पर बेसिकली इनलैंड फार्मिंग के तहत श्रिम्प का कल्टीवेशन हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, जहां पर श्रिम्प को बेसिकली आज हमारे एक्वाकल्चर के फार्मर्स कर रहे थे प्रोड्यूस, उन फार्म्स में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ये इंश्योर किया गया कि उनकी क्वालिटी टैगिंग हो। और यहाँ पर सारे के सारे श्रिम्प के सप्लाई चेन में जीपीएस की ट्रेसेबिलिटी लगाई गई, ताकि एक पूरा चेन ऑफ कमांड बने कि श्रिम्प एक फार्म से लेकर किस प्रकार से इवेंचुअली शिप में जब वो एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार होता है, उस पर्टिकुलर लेवल तक पूरी ट्रेसेबिलिटी दिखे। जब भारत ने इस प्रकार के कदम उठाए और साथ ही में यूरोपियन संघ के एक्सपर्ट्स को बुलाकर इनकी ग्रेडेड टेस्टिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया, तो एक चीज तो तय हो गई कि आज जितने भी भारत के फार्मर्स थे, उनको एडवांस्ड लेवल पर भारत की सरकार की तरफ से जो ये सपोर्ट मिला, उसके तहत अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे रेजिड्यू मॉनिटरिंग हो, चाहे पॉन्ड रजिस्ट्रेशन हो, चाहे टेस्टिंग हो बिफोर उनके किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट की, तो पूरे के पूरे सप्लाई चेन की जो ट्रेसेबिलिटी थी और इश्यूज थे, वो भारत ने यहाँ पर अग्रेसिव लेवल पर एड्रेस कर दिए। और इनको एड्रेस करने के बाद एक चीज तो तय हो गई कि आज जब ये स्टैंडर्ड्स भारत की तरफ से ओवरऑल चेंज किए गए, इस चीज़ को यूरोपियन संघ ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। और एप्रिशिएट भी आप सोचिए इस प्रकार से किया कि आज यूरोपियन संघ ने ही भारत के अंदर 102 फिशरी यूनिट्स को अप्रूव किया, जिसके तहत अब वो भारत से ऑफिशियली श्रिम्प खरीदेंगे। अब आपको ये चीज़ भी समझनी है कि ये इसलिए महत्वपूर्ण एक डिसीजन है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस प्रकार के श्रिम्प्स को आज एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन श्रिम्प के एक्सपोर्ट से हमारे फार्मर्स जो हैं, खास करके जो एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व्ड हैं, जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका खमियाजा ये होगा कि और प्रोसेसिंग यूनिट्स भारत में आएंगे। और जब प्रोसेसिंग यूनिट्स भारत में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा। और क्योंकि अगर भारत आज की डेट में यूरोपियन संघ में इसको एक सस्टेन्ड लेवल पर अब एक पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट करेगा, तो बहुत सारे छोटे किसान आज की डेट में जो एक्वाकल्चर में इन्वॉल्व्ड है इन स्टेट्स में, उनकी ओवरऑल आमदनी बढ़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में एक फूड प्रोसेसिंग लेवल पर एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन यहाँ पर बनने की अब एक प्रोबेबिलिटी आज की डेट में अराइज होती है। तो ये जो एक छोटा सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था, जिसके तहत ये बैकएंड लेवल पर इतना केयरफुली प्लान्ड ये पूरी पॉलिसी आर्किटेक्चर के तहत आप सोचिए कि एक पॉलिसी ब्लाइंड को एड्रेस करके एक पॉलिसी क्रिएट की गई। ये जो एक न्यूज़ आइटम था, जो अभी बिल्कुल न्यूज़ में कहीं पर भी अनफॉर्चुनेटली इस डीप लेवल पर कवरेज नहीं दी गई। आई बिलीव इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे एक पॉलिसी ब्लाइंड को एक पॉजिटिव पॉलिसी में कन्वर्ट करके सरकार ने लोगों के और खास करके जो किसानों के हित में ये फैसला लिया। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार आज की डेट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो या पॉलिसी आर्किटेक्चर हो, इन सारे डायमेंशंस पे एक अग्रेसिव लेवल पर काम करती है। धन्यवाद।